मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन तो है ही एटलीस्ट एक टॉपिक से, 8 या 10 क्वेश्चन है, और सारे प्रीवियस ईयर है, सारे के सारे क्वेश्चन या तो यूपीएससी में या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में आए हुए। तो उसे देखा, कब देखोगे, कब देखोगे, देख लिया बस, अरे लिखना भी था, देखना नहीं था। कब लिखोगे, दिखाओ आंसर, लाओ निकल, लाओ वेरी गुड, निकालो दो, कहाँ पर है आंसर? अरे सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज उसे लिखिए जिन्हें एग्जाम निकालने का मन है, वरना एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग टाटा बाय बाय कर चुके होंगे, है ना, और आपके पास कॉपी के रूप में एक नई किताब रह जाएगी, किताब बन जाएगी ना, वो जो कॉपी लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, किताब बन जाएगी। तो बात तो वही पहुंच जाएगी, वैसे किताब तो मार्केट में भी अवेलेबल है, तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? तो आगे तभी पहुंचेगा जब आप जो पढ़ के जा रहे हैं उस पर आंसर लिखिए, आंसर करिए, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट हो गया कि नहीं हुआ? टेस्ट बना के दिया था वो, अभी आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है। बॉडी स्टार्टेड, पहले मेन चीज लिखी हुई है उसमें कि किस बारे में बात हो रही है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा है, पहले भूमिका बनाई है, समझ रहे हो ना। उसके बाद धीरे धीरे आंसर की ओर मूव किया है 4-5 टाइम बाद। उसके बाद हेडिंग डाली है, हेडिंग से जो बताया था एक बार डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट टाइप का बनाएंगे, उस तरह का फ्लो चार्ट है हेडिंग्स का, उसके नीचे आंसर्स है। तो कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तभी नंबर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आंसर राइटिंग सबसे बेस्ट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे भेजे जा रहे हैं आपके ग्रुप पर। ऐसा कोई प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आपके ग्रुप पर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना पहुंचा हो। प्रीएम्बल का चला गया, है ना, उसके बाद संघ का चला गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का चला गया, इसके बाद सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता चला गया, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का भी हो गया, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज तक का भेजा जा चुका है आपको। अगर आज नहीं मिला तो आज मिल जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज का, उसका भी क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन है उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। जो अगर आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक से लिख रहे होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर ठीक से लिख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मेरी बात सुनाई? अरे बोलो, मेरी बात सुनाई? कुछ कर्तव्य बताया था ना, तो मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही थी। तो पढ़ाई करना किसका मौलिक कर्तव्य है? हाँ, प्रतिबद्धता के साथ अपना काम करना ये किसका मौलिक कर्तव्य है? आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या मेरी बात सुनाई? अगर आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप केवल अपना नुकसान कर रहे हैं, या केवल अपनी फैमिली का नुकसान कर रहे हैं, या केवल अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं, या देश का भी नुकसान कर रहे हैं? देश का भी नुकसान कर रहे हैं, देश के भी संसाधनों का नुकसान हो रहा है। क्या मेरी बात सुन नहीं? अरे बोलो, ठीक है। तो देश इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इतना सब लाइट पंखा सब चीज चल रहा है, तो कृपया करके आंसर राइटिंग भी करो। क्या मेरी बात क्लियर है? बेहतर निवेश बनाओ देश के लिए। आपको पता है जब आप अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है कड़ी मेहनत के बाद, जो कि अभी तो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्वेश्चन तो मैं आपको सेट नहीं कर दूंगा, तो क्वेश्चन नहीं करा। अगर बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक बार सिलेक्शन होने के बाद अगर आप रिजाइन देंगे ना, तो आपका रेजिग्नेशन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। पता है बात? नहीं पता है? जब भी आप किसी पद पर पहुंच जाएंगे, लेट सपोज आप आईएएस ऑफिसर बन गए, कहाँ है प्रियंका? चलिए प्रियंका को मान लेते हैं, ठीक है, चलिए आईएएस ऑफिसर बन गए प्रियंका बहुत मेहनत से, लेकिन अब इन्हें बस्ती आने का मन कर रहा है, कहीं काम नहीं कर पाएंगे, हमें नागालैंड में पोस्टिंग मिले वहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, हम कैसे बस्ती की फुल्की खाएंगे? यहाँ नहीं मिलता फुल्की। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो ऐसे में अगर आप रिजाइन देकर वापस आते हैं तो गवर्नमेंट आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको बोलेगी छुट्टी ले लो, जाओ घूमो, घूमनी करो। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जैसे छोटे बच्चों को नहीं कर देगी जाओ घुमा दो, वैसे बोलिए जाओ कोई घूमो, छुट्टी नहीं देती बात, मतलब आपको परमानेंट रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात? बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होगा। अगर आप 3-4 साल लगे रहेंगे उसी में, बार बार देंगे कि नहीं हम नहीं कर पाए,
वो कहेगी पढ़ने का मैंने जब पढ़ा होगा अमेरिका या कहीं भी, गवर्नमेंट एकदम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। करोड़ों रुपए अगर एक आदमी यूएस यूपीएससी तैयारी कर रहा होता है और एग्जाम क्लियर करने के बाद करोड़ों रुपए उसको इन्वेस्ट कर देती है गवर्नमेंट, निवेश करेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपका रेजिग्नेशन वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट कर रही है, निवेश लगा रही है, तो कृपया करके अगर आप इसे पढ़ाई नहीं करेंगे तो वो सारा निवेश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, गवर्नमेंट के संसाधन खराब होंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ाई करनी है जबरदस्त। चलो हम लोग आज बात करने वाले हैं किस भाग की, भाग 4 या 5, भाग 5 है ना, 5 यानी कि क्या बोलते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका, हट डालिएगा भाग 5, संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, ठीक। संघीय कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका बताओ जैसे मुझे, किसे बोलते हैं कार्यपालिका, कौन कौन आते हैं कार्यपालिका के अंदर में, राज्यसभा और लोकसभा कार्यपालिका, सोच समझ के बोलेंगे, किसे बोलते हैं कार्यपालिका, किसे बोलते हैं, अरे ऊपर से स्टार्ट करो, नगर में कहा, नगर पंचायत नहीं हो, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन ऊपर से स्टार्ट करो। विधायिका द्वारा जो बने गए नियम है उनका क्रियान्वयन कराने के लिए, हाँ विधायिका के नियमों का पालन करवाने के लिए, विधायिका के द्वारा नियम बनते हैं या संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को क्या करने के लिए, क्रियान्वयन कराने के लिए, उसका है ना, कार्यान्वित कराने के लिए न्यायपालिका को बनाया जाता है। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो 3 अंग होते हैं सरकार के, जिसे हम बोलते हैं क्या क्या होता है, समझे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही तो बोल रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की, वो ऐसे है, क्यों, विधायिका विधायिका क्या इतना अंतर है विधायिका और कार्यपालिका में, नहीं अंतर है, तो कैसी है कार्यपालिका, कैसी है, विधायिका पर निर्भर, हाँ कार्यपालिका कहीं ना कहीं विधायिका पर निर्भर है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका के स्पेशली जो बड़े सदस्य, जो बड़े पदों पर, वो कहाँ से चुनकर आ रहे हैं, वो विधायिका से चुन के आ रहे हैं, क्या मेरी बात नहीं। तो जो शक्तियों का पृथक्करण है या शक्तियों का बंटवारा है वो इस तरह का नहीं है, इस तरह का किसमें होता है, किसमें होता है, यूएसए में होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय, लिखने में तो बहुत बड़ी दिक्कत है, अध्यक्षीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा एकदम सेपरेट होता है, यानी कि बहुत साफ सी बात है कि विधायिका का कोई सदस्य कार्यपालिका में और कार्यपालिका कोई सदस्य न्यायपालिका में नहीं होगा। अब प्रेसिडेंट का होता है, प्रेसिडेंट किसका हेड होता है उसमें, विधायिका का कि कार्यपालिका की न्यायपालिका का, कि तीनों का, तीनों का होता है, न्यायपालिका का नहीं, विधायिका और विधायिका का रहेगा, विधायिका का होगा नहीं, दोनों का, प्रेसिडेंट तीनों का भी हेड होता है और कार्यपालिका का भी हेड होता है, न्यायपालिका का। क्या मेरी बात समझ, ऐसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष प्रणाली। कार्यपालिका का हेड प्रेसिडेंट
अंग सरकार को चलाते हैं उनका भी हेड कौन है? प्रेसिडेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसमें? हमारे यहाँ या यूएसए में? यूएसए में, जहाँ पर क्या चल रहा है? अध्यक्षीय प्रणाली चल रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है? कौन सी प्रणाली चल रही है? संसदीय प्रणाली चल रही है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिखने में कैसा होता है? अंडा देखे हो तुम लोग कभी? अंडा नहीं देखे? अंडा देखे हो? एग के अंदर देखा होगा एक पार्ट होगा येलो रंग का, एग येलो, है ना? देखा है? बस यही है वो अंडा। मेरी बात समझाई गई है? कैसे है कि अगर गवर्नमेंट इस तरह की है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो ये तुम्हारा है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका, सीधे विधायिका भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। क्या मेरी बात क्लियर? जुडिशरी उससे एकदम अलग है। जुडिशरी तो हमारे यहाँ भी उससे एकदम अलग है, यानी कि न्यायपालिका एकदम अलग है। न्यायपालिका कोई दिक्कत तो नहीं है? और जो एग है ना, थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा उसका येलो वाला पार्ट बाहर भी आ रहा है। क्या मेरी बात समझ? अंडा टूटा हुआ है थोड़ा सा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है विधायिका से, विधायिका में कौन कौन लोग होते हैं? विधायिका में संसद, कौन लोग होते हैं विधायिका में? एमपी और एमएलए। क्या मेरी बात क्लियर? जो विधान लिख रहे हैं, मेरी बात में, जो नियम कानून बना रहे हैं, जिसे आपने यहाँ से जनप्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट करके संसद में भेजा है। क्या मेरी बात में? डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, दोनों तरफ से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से भेज सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में, क्या राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? क्या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं ना? क्या मेरी बात सुन रहे? लेकिन वो भी विधायिका के अंग होंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो वो भी विधायिका के अंग हैं। साथ ही साथ विधानसभा, विधान परिषद वाले लोग भी विधायिका के अंग हैं। साथ ही साथ लोकसभा के लोग तो विधायिका के अंग हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इनमें से हम सरकार किसे बोलते हैं? कभी लूज टर्म में हम बोलते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। तो लूज टर्म में, जनरल पब्लिक में सरकार किसे बोला जाता है? मंत्रिपरिषद को। क्या मेरी बात क्लियर है? मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद के, इस मंत्रिपरिषद के हेड कौन होता है? कैसे? पीएम। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? अब इस विधायिका से इतना, देखो मैंने थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाला था, इसीलिए दिख रहा है तुम लोग को कि और क्लियर हो, ऐसा पार्ट और बाहर निकाला ऐसा बड़ा करें। ये पार्ट थोड़ा सा और निकला हुआ है, यानी कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जो कि विधायिका का भाग नहीं है, केवल और केवल कार्यपालिका का भाग है। ये जो कार्यपालिका है, इसमें कुछ विधायिका के सदस्य होते हैं और कुछ बाहरी सदस्य भी हो सकते हैं जो विधायिका का सीधे रूप से भाग नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी छोटी पोस्ट में कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल डीएम, एसडीएम। क्या मेरी बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट भी, क्या प्रेसिडेंट विधायिका का भाग है? क्या प्रेसिडेंट संसद का भाग है? कि नहीं है? इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या संसद और विधायिका एक ही चीज है? नहीं, एक ही चीज नहीं है। क्या मेरी बात नहीं? जो लिखने वाला काम कर रहे हैं ना, उन्हीं को विधायिका बोलेंगे। जो नियम कानून को लिखने वाला काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? विधायिका। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब इस विधायिका के हेड
पे आपने ले लिया, इस विधायिका के हेड पे कौन है? प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये जो कार्यपालिका है, विधायिका के भी हेड पे कार्य प्रधानमंत्री है और कार्यपालिका के भी हेड पर लग रहा था प्रधानमंत्री है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पार्ट और बना लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? कौन लोग हैं यहाँ पर? इनके हेड पर राष्ट्रपति। जब प्रधानमंत्री हमने पहले से रख लिया है तो हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता ही क्या? समझ नहीं आया कुछ पढ़ने में? भाई आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति लगभग वही काम करता है सारे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद या उसके अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। क्या मेरी बात नहीं? मैंने एक आदमी रखा हुआ है, वही करेगा जो मैं बोलूंगा। तो मैं क्यों आदमी रखूं? मैं खुद ही काम कर लूंगा। अरे बोलो, तो फिर राष्ट्रपति को रखा गया भाई। हाँ, हेड ऑफ स्टेट माना करें। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सब देखते हैं। किसी भी चीज को बनेगी राष्ट्रपति सहमत होनी चाहिए, ये बात सही है। और सही इधर उधर मत घूमो, सीधे आंसर बताओ। सर, भारत में संघीय व्यवस्था है सर। भारत में संघीय व्यवस्था है और सर लोकतांत्रिक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक जैसे। अरे संघीय व्यवस्था और सोचो ना, और दिमाग लगाओ। उसका नेता सर गणतांत्रिक व्यवस्था है भारत। गणतांत्रिक व्यवस्था। मेरी बात सुनाई? आप पीएम को नहीं चुनते, आप एमपीज को चुनते हैं। उसमें जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, बहुत ज्यादा संख्या में होती है, जिसकी पार्टी के मेंबर्स ज्यादा संख्या में जुड़े आते हैं, वो लोग पीएम को अपॉइंट करते हैं। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? आप पीएम को नहीं चुनते। आपको लगता होगा मोदी जी के चुनाव में गए, लेकिन असल में आप किसके चुनाव में गए हैं? बीजेपी के या कांग्रेस के। क्या मेरी बात सुनाई? आप अपने मन के अकॉर्डिंग पार्टी को चुनेंगे, वो पार्टी डिसाइड करेगी अगला पीएम कौन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे तो गणतंत्र कहाँ चला गया? गणतंत्र क्या बोलता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए, लोगों द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। तो इस वजह से राष्ट्रपति का होना बड़ा जरूरी है। नहीं समझे बात? क्योंकि हमारा देश एक गणतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो पीएम का पद है, यानी कि पीएम का पद किसे बोल रहे हैं? जो प्रधानमंत्री का पद है वो किसके द्वारा तय किया जा रहा है? आपके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा तय किया जा रहा है। तुम लोग के द्वारा क्या हो रहा है? आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के होते हैं ज्यादा, उसी पार्टी वो पार्टी अपना कैंडिडेट डालती है पीएम की पोस्ट पर। क्या मेरी बात क्लियर है? कई बार इलेक्शन के पहले से ही पीएम घोषित होता है कि हमारे पीएम अगर हम जीते तो पीएम ये बनेंगे, और कई बार इलेक्शन के बाद घोषित होता है। लेकिन यह पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों के कंट्रोल में है, उसमें आपकी भागीदारी कहाँ पर है? क्या मेरी बात सुनिए? उसमें जनता की भागीदारी कहाँ पर है? हाँ, तो आप एमपी को चुनते हैं लेकिन डायरेक्टली जनता इन्वॉल्व नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के अधीन हो गए सब कुछ मामला। आपने एमपी को चुन लिया और वो बदल गए मान लीजिए। क्या मेरी बात समझ? तो जनता की एक तरह से कुछ हद तक सक्रिय भागीदारी को दिखाने के लिए व्यवस्था को गणतांत्रिक बनाया गया है ना, जिसमें कोशिश की गई राष्ट्र के अध्यक्ष तक का चुनाव, राष्ट्र के अध्यक्ष तक का चुनाव किसके द्वारा किया जाए? जनता के द्वारा किया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ आगे बात? इसीलिए राष्ट्रपति को चुनाव है पहली बार। तो राष्ट्रपति का हो गया तुम्हारा कार्यपालिका का हेड। अब कार्यपालिका समझ आ रहा है? कार्यपालिका बेसिकली काम क्या करेगी? जो विधायिका बना रही है ना, जो भी नियम कानून बना रही है, उसे लागू करने का, किस समय लागू होगा, कैसे लागू होगा, यह सारा काम कौन कर रही होगी? कार्यपालिका और उसके सदस्य कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अब कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं जल्दी बताओ। पहले तो होगी राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति आपसे कुछ लागू करवाने आ रहे हैं? इनकम टैक्स लेने आए कि राष्ट्रपति आपके घर? कई सारे लोग इनकम कर रहे होंगे घर पे, है ना, और इनकम टैक्स कटता है। कई सारे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं जो सामान खरीद या बेच रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ?
तो एक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कानून बना है जिसके तहत हमें कर राष्ट्र को देना पड़ता है, हमें सरकार को कर देना पड़ता है। सरकार नहीं बोलेंगे, यहाँ पर राष्ट्र बोलेंगे, ठीक है? राष्ट्र को कर देना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब यह काम कौन करवा रहा है? कानून तो बन गया, इनकम टैक्स कलेक्शन राष्ट्रपति कर रहा है नहीं, उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी या उसके अंडर में आने वाले डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कर ले सकती है, यह बात डिसाइड कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात समझ? ऐसे बिल, ऐसे एक्ट, ऐसे नियम बने होंगे जिस पर नीचे राष्ट्रपति का साइन हुआ है, जिसके तहत करों का क्या हो सकता है? जिसके तहत कर लिया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसके तहत करों का निर्धारण हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? खुद राष्ट्रपति नहीं कर रहा, यानी कि राष्ट्रपति को काम करने के लिए अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और राष्ट्रपति एक ही होगा, उसे हर सब्जेक्ट में महारत हासिल हो नहीं सकती है। अरे बोलो, क्या उसे हर एक विषय में महारत हासिल होगी? नहीं होगी। तो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट में महारत हासिल रखने के लिए उसके पास है एक मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद। क्या मेरी बात क्लियर है? इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलो। और इस मंत्रिपरिषद का हिस्सा और भी कौन है? एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री देखा जाए तो क्या विधायिका है या कार्यपालिका है? या दोनों है? दोनों का हिस्सा है भाई। विधायिका का हिस्सा था तभी कार्यपालिका का हिस्सा बन पाया। क्या मेरी बात नहीं? पहले तो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुआ होगा ना एमपी के रूप में। पहले तो प्रधानमंत्री इलेक्ट हुआ होगा सांसद के रूप में। अरे बोलो, तभी तो इसका हिस्सा बन पाएगा। उसी तरह बताओ मुझे सोचकर, यह मंत्री परिषद के जो मंत्रीगण हैं, यह विधायिका का हिस्सा है या कार्यपालिका का? दोनों का। जहां पूछना समझ में आए वहां बोलना है दोनों। मेरी बात सुन रहे? जहां कंफ्यूजन हो रही है वहां क्या बोलेंगे? दोनों का हिस्सा है। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों दोनों का हिस्सा है? क्योंकि ये जो मंत्री परिषद के मंत्री हैं, ये ऐसे ही मंत्री बन गए कि पहले सांसद बने होंगे। सांसद बने होंगे यानी कि पहले आपने उन्हें यह अधिकार दिया कि आपके लिए विधान लिखे। क्या मेरी बात सुन रहे? यानी पहले विधायिका का हिस्सा बने और आगे चलकर कार्यपालिका का हिस्सा बने। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है। और कौन हो सकता है? मंत्री परिषद में दोनों तरह के मंत्री हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि मंत्री परिषद में केवल लोकसभा के ही मंत्री रहेंगे, राज्यसभा के भी मंत्री होंगे। क्या मेरी बात समझ आई? अरुण जेटली का नाम सुना आप लोगों ने? अरुण जेटली जो मंत्री परिषद का हिस्सा थे लास्ट टर्म में अपने, तो राज्यसभा से ही गए। क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो और बताओ, और कौन उसका कार्यपालिका का हिस्सा? दिमाग लगाओ। अन्य वो सारे संवैधानिक अधिकारी जिनका वर्णन हमें संविधान में कुछ लागू कराने को लिस्ट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पोस्ट आपने सुनी होगी अटॉर्नी जनरल। हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। महान्यायवादी। इस समय कौन है? इस समय कौन है महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया का? नोट करो क्वेश्चन है। कल होमवर्क कुछ दिया था, करके लाए होंगे, है ना? कल 2-3 क्वेश्चन दिए थे ना करके लाने के लिए। घर पे गए होंगे, आधा 1 घंटा समय निकाला होगा, उसे पढ़ा होगा किताब, तमाम किताबों से, 2-3 किताबों से, गूगल की सहायता ली होगी। नवीन जिंदल के बारे में पढ़ा, एक बच्चा पढ़ के आया। बाकी लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो बस। हाँ, पढ़ाई हो रही है। नवीन जिंदल केस बोला था ना पढ़ने के लिए, कल भी बोला था, उसके पहले भी बोला था। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बोला था, फ्लैग कोड कंडक्ट बोला था पढ़ने के लिए। पढ़ के आए? सब पढ़ोगे भैया? कोर्स खत्म करना जल्दी पढ़ो से। राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, यह सब मिलकर किसका हिस्सा है? कार्यपालिका का। और अन्य अधिकारी जो देखा जाए तो सीधे रूप से किसी तरह से विधायिका का हिस्सा नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि डीएम, एसडीएम सब
जिनका मुख्य काम क्या है, जिनका मुख्य काम क्या है, जो भी विधान लिखे गए हैं, जो भी कानून लिखे गए हैं, उन्हें लागू करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कार्यपालिका बोलते किसे हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की ओर जाते हैं, जिसमें असल में बड़ी वेग, बड़ी धुंधली टाइप की डिफिनेशन दी, धुंधली टाइप की परिभाषा दी है। उन्होंने बोला है जो ऐसे अधिकारी हो जो विधायिका का काम न कर रहे हो, वो कार्यपालिका काम। मेरी बात नहीं, यानी पेंसिल वो है जो पेन नहीं है। पेन क्या है? जो पेंसिल नहीं है। मेरी बात समझ? तो कार्यपालिका की शक्ति क्या बोल रहे हैं? वो सारी शक्तियां जो संविधान में दी है लेकिन विधायिका संबंधी ना हो, वो सारी शक्तियां क्या हो गई? कार्यपालिका की शक्ति। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और न्यायपालिका की शक्तियां भी ना हो। सॉरी, कार्यपालिका की शक्तियां कौन कौन सी है? वह सारी शक्तियां जो विधायिका और न्यायपालिका से इतर है, अलग है, वो अपने आप कितनी शक्तियां हो जाएगी? कार्यपालिका। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना नोट किया, इतना बनाया? नहीं तो और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे भी देख के बताओ, इसकी प्रणाली तो शुरू कर रहे हो, संसदीय व्यवस्था। अब देखिए बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का बंटवारा किसमें ज्यादा है? अमेरिका में या इंडिया में? अध्यक्षीय प्रणाली कि इंडिया में? अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर किसी भी हाल में जो विधायिका के लोग हैं वो कार्यपालिका में नहीं आ सकते। क्या मेरी बात समझ? ये लोग अलग है, जो एग्जीक्यूट करा रहे वो लोग अलग है, जो विधायिका के रूप में वहां के लोगों ने सेलेक्ट किया है वो लोग अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। और इसीलिए वहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही आदमी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिसका नाम क्या है? प्रेसिडेंट। जबकि संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में राष्ट्र का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष, यानी कि सरकार का मुखिया अलग अलग लोग। सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। क्या मेरी बात नहीं? और राष्ट्र का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात क्लियर है? या नहीं क्लियर लोगों ने? तो राष्ट्रपति के ऊपर थोड़ा सा किसे बताओ। और याद रखना इस बात को, संसदीय अंतर पूछा जाएगा, कभी कभी अंतर पूछा जाता है, याद रखना। इसमें क्या है? इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही आदमी है, प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष या राष्ट्र का अध्यक्ष बराबर सरकार का मुखिया, दोनों एक ही आदमी है। कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है? और यहां पर राष्ट्र का अध्यक्ष अलग आदमी है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, जिसे राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। और सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है? इतना लिखिए। अब चलो वैसे आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसे बनाया नहीं था अभी, इसे बनाते रहा करो भाई, कैसे से बनाया? सुनो बनाओ, सुनो बनाओ, मतलब काम खत्म कर दो। ठीक है? तो क्या भारत में राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार का मुखिया एक ही आदमी है? नहीं, अलग अलग आदमी है। ठीक है? ठीक, चलो अभी आगे इस बारे में और बात करनी है हमने। तो बात 5 शुरू कर रहे हैं, है ना? जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि पहले हम राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है।
कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 52 से 78 तक 78 तक कार्यपालिका का वर्णन है। कार्यपालिका का वर्णन है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद लिखना मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। एक ओवरऑल क्वेश्चन महान्यायवादी देख के आओगे। पहला महान्यायाधीश कौन था इंडिया में और अभी कौन है? ठीक, चलो तो दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब भारत में जो राष्ट्रपति है वो क्या है? आपको सवाल है, राष्ट्र का अध्यक्ष है या राष्ट्र का प्रमुख है, साथ ही साथ सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी है। कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है यह पीडीएफ आपको चली जाएगी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पूरे उसकी, पहले बात कर लेंगे, फिर अगर आर्टिकल अगर अलग से लिखना होगा तो आर्टिकल लिख लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर? आर्टिकल वाइज पढ़ने से नुकसान है कि आर्टिकल वाइज जब पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति के बारे में तो वो उसमें कुछ चीजें छूट जाएंगी। ठीक, तो पहले राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर आर्टिकल वाइज जो है बैठा लीजिएगा आपको। देखिएगा, ये तो समझ आ गया। अब देखो, बेसिकली राष्ट्र का प्रमुख है, भारत का प्रथम नागरिक है, ये भी लिख लिया होगा आपने। देश में हमारे राष्ट्र का प्रथम नागरिक किसे बोलते हैं? राष्ट्रपति को बोलते हैं। तो दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की समृद्धता, राष्ट्रीय विरासत, राष्ट्रीय धरोहर सबका प्रतिनिधि। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करिएगा डैश करके। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता, एवं सुदृढ़ता लिख लो। सुदृढ़ता का प्रतीक है, अब देखो राष्ट्रपति के पास देखो दो तरह के अधिकार है ओवरऑल। एक तो वह अधिकार है उसके पास कि जो चीज उसे मंत्रिपरिषद बोले, सिफारिश करे, है ना, वो चीज वो ऐसा करे। क्या मेरी बात क्लियर है? शुरुआत में जब संविधान लिखा गया था तो इस बात को लेकर बड़ी बहस हो रही थी, ठीक है। लेकिन शुरुआत के कांग्रेस के लीडर यानी एकदम राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में आपसी सामंजस्य अच्छा था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कभी कोई बहुत बड़ी बहस नहीं हुई, लेकिन शुरुआत से ही हल्का सा ये था कि क्योंकि देखिए, जब आपको पहली बार आपने देश बनाया है, बहुत सारे संवैधानिक पद बनाए हैं, तो पदों को लेकर कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा सा कि किसके पास कितने अधिकार है। किसी को लगेगा हमारे पास ज्यादा अधिकार है और सामने वाले को लगेगा कि हमारे पास ज्यादा अधिकार है। तो ऐसे में कई बार देखा गया कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकारों को लेकर बड़ी, जैसे सुप्रीम कोर्ट और जैसे न्यायपालिका और विधायिका के बारे में बताता हूँ, वैसे ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र को लेकर बड़ी रस्साकसी। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? मंत्रिपरिषद जैसी अनुशंसा करेंगे वैसा काम करेगा। लेकिन उस समय तक उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के सारा का सारा काम केवल और केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करेगा। क्या मेरी बात समझ? तो राष्ट्रपति को रखने की जरूरत ही क्या थी? एक रोबोट रख लेते, अरे बोलो, किसी छोटे बच्चे को रख लेते जो सारा काम तुम्हारे बात मानने से कर लेता। क्या मेरी बात क्लियर? जो बोलोगे वही करेगा, ऐसा राष्ट्रपति क्या ही करेगा? मंत्रिमंडल का केवल आईना बन के रह जाएगा। मंत्रिपरिषद क्या चाहता है? देश की सरकार का आईना बन के रह जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? तो ऐसे में पहली बार सन 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट उस समय केरला में थी, वहां पर राष्ट्रपति शासन चलाने की बात की, तो पहली बार यह तर्क वितर्क शुरू हुआ किनके बीच में?
राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कि राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र कितना है। क्या मेरी बात क्लियर है? नेहरू जी ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़ी बदमाशी कर रहे हैं केरल में, इन पर आप बैन लगाइए और साथ ही साथ केरल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। क्या मेरी बात? इसकी हम मंत्रिमंडल से अनुशंसा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अब यह जब अनुशंसा हुई तो राजेंद्र प्रसाद को ये बात समझ में नहीं आई। वो क्या कह रहे हैं कि जहां हमारी सरकार है वो तो आप चलने दे रहे हैं, यानी यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और जहां किसी अन्य की सरकार है वहां आप बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाकर उस सरकार की बागडोर, उस शासन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। यह देश के लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर के लिए, लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अच्छा नहीं है। वो वहां से सेलेक्ट होकर, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, क्या वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सेलेक्ट होकर नहीं आती है? आती है ना? उसके भी तो इलेक्शन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है ना? कहीं ना कहीं अगर उसके ज्यादा प्रतिनिधि हैं तो वो भी तो लोगों के मतों की वजह से आए हैं, लोगों के विचारों का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर कि लोग किस तरह की सरकार चाहते हैं। अरे बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? तो नेहरू जी कहे कि ऐसा तो करना ही चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 74 में ये बात लिखी हुई है कि जैसा मंत्रिमंडल सिफारिश करेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद जी बोले कि पूरे आर्टिकल में 74 में उस समय नहीं लिखा हुआ था, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जो सिफारिश करेंगे वह करने के लिए मैं बाध्य हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? किसी भी तरह की बाध्यता मेरे ऊपर नहीं है कि मैं आपकी सिफारिश को मानूं ही, है ना? उसके पहले कई बार ऐसा हो चुका था कि छोटी मोटी तकरार हुई थी ऐसे, जहां पर प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और उसे समझ रहे हैं ना, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं वो लागू नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी लागू कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह बात बड़ी थी, किसी राज्य में बिना किसी सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव हालांकि था, थोड़ा सा गुटबाजी हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन बिना किसी बड़ी विशेष घटना के, है ना, राष्ट्रपति शासन लगाकर उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेना। तो ऐसे में राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि आर्टिकल 74 में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मैं आपकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य हूं। क्या मेरी बात सुनाई? अब क्या होगा? अब तो जब लड़ाई होगी तो सब लोग तमाशा देखेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, जो तमाशा देश के हित में नहीं है। क्या मेरी बात सुनाई? तो फाइनली क्या हुआ, उन्हें मनाया गया किसी तरह से राष्ट्रपति को, और केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया गया। लेकिन यह बात इस डिबेट को, इस वाद विवाद को पहली बार जन्म देती है कि राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र कितना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या राष्ट्रपति हर बार जो मंत्रिमंडल से प्रस्ताव आएगा, जो मंत्रिमंडल से अनुशंसा आएगी, क्या वह मानने के लिए बाध्य है? अगर पूरी तरह से बाध्य है तो कठपुतली राष्ट्रपति। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां से वो डिबेट शुरू होगी, ठीक। तो इसमें आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में बता रहा हूं, उसके पास दो तरह के अधिकार हैं। एक तो अधिकार है जो अनुशंसा या जो अनुमोदन आए मंत्रिमंडल की ओर से उसे लागू करने का, है ना। दूसरा एक और विशेष अधिकार है कि जिसमें अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके कुछ अन्य भी अधिकार। तो पहले जो सिंपल वाला अधिकार है ना कि राष्ट्रपति के पास क्या विशेष अधिकार होते हैं, उनके बारे में लिखिएगा। राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेष अधिकार। राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेष अधिकार। अच्छा, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने बोल दिया तो बाकी राष्ट्रपतियों के लिए भी दरवाजा खुल गया। क्या मेरी बात समझ? अरे कुछ मैं ऐसे बोलना चाह रहा था कुछ टर्म्स में, जब राजेंद्र प्रसाद जी ने ऐसा बोल दिया तो बाकी राष्ट्रपतियों, यानी कि आगामी जो भी राष्ट्रपति आएंगे उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया, है ना। कैसा दरवाजा खोल दिया कि यानी कि अब वह मंत्रिमंडल का इस तरह से विरोध या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं उनके द्वारा पास किए गए बिल का या उनके द्वारा लाए गए प्रावधानों में। अगर उन्हें आपत्ति है तो अब आप बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा लाए गए कानून को पारित करने के लिए, उस पर साइन करने के लिए हम बाध्यकारी नहीं, हम बाध्य नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है।
लेकिन अब परेशानी यह हुई, अगर यह बात बढ़ेगी तो देश की व्यवस्था चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। अभी तक तो जुडिशरी और न्यायपालिका और विधायिका में हो रहा था, अब विधायिका और कार्यपालिका में भी वही चीज शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्यपालिका का आप देख सकते हो, कार्यपालिका का बहुत बड़ा अंग किसके अंदर समाहित है? विधायिका के अंदर समाहित है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। कार्यपालिका का बहुत बड़ा अंग विधायिका के अंदर समाहित है ना? सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पूरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को बचने के लिए, इस तरह की चीजों से बचने के लिए एक प्रावधान और किया गया था कि राष्ट्रपति किसी बिल को एक बार अगर उसे आपत्ति है तो वापस कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई बिल, कोई प्रावधान आ रहा है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस कर सकता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत इस बिल के साथ भी यह है, जो भी अभी आप पढ़ने वाले हैं, कि अगर वही सेम टू सेम बिना किसी तरह का संशोधन हुए वही बिल दोबारा, अच्छा राष्ट्रपति क्या बोलेगा वापस करते हुए कि इसमें कुछ संशोधन कर लीजिए, इसमें यह चीज गलत है, गड़बड़ है ना? कुछ कारण देगा ना, ऐसे तो वापस नहीं करेगा। कुछ कारण देगा कि यह चीज सही नहीं है, शायद लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा बदलाव कर लीजिए और उसके बाद भेजिए। लेकिन अगर उसके बाद भी विधायिका अपनी बदमाशी पर उतर आए और वही सेम टू सेम बिल फोटो कॉपी करा के दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो संवैधानिक विशेष अधिकार में एक विशेषाधिकार तो है उसके पास कि किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो पहला लिखेंगे, पहले लिखेंगे, अभी बच्चे से नहीं चलेंगे। देखिए पहले, अभी से भूल जाऊंगा, लिखिए। पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी। दिमाग ब्लैक हो गया, कई सारी चीजें बतानी होगी, कुछ इधर उधर चला जाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए, विधायी पुनर्विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी, यानी अगर कोई विधायी विधेयक बना हुआ है जिस मामले में लगता है राष्ट्रपति को कि इससे किसी भी तरह से हमारे संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वापस कर सकता है किसी विधायी विधेयक को। कोई दिक्कत तो नहीं है?